हेलो एवरीवन, आई एम सार्थक, पीसीसीबी मैथ्स फैकल्टी इन रेजोनेंस। आज हम पीआरएमओ का जो ज्योमेट्री सीरीज हमारा चल रहा था उसका नेक्स्ट लेक्चर करने जा रहे हैं, जिसमें हम ट्राइंगल के एरिया के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि थ्योरम जो है वो क्या कह रही है कि सीवीएन ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स द एरिया इन द सेम रेशो इन विच बेस इज डिवाइडेड, है ना। कि किसी ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, अगर हम कोई एक ट्राइंगल है अपने पास, लेट से ए बी सी बी द ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल के बेस को हमने मान लो डिवाइड कर दिया कुछ दो पार्ट्स में, बी डी और सी डी हो गया, है ना। तो ये क्या कह रहा है कि ये जो ट्राइंगल था इसका एरिया दो हिस्सों में बट गया, ठीक है, और इसका बेस भी दो हिस्सों में बट गया। तो ये जो एरिया बटा है दो हिस्सों में, उस एरिया का रेशो और इस बेस का रेशो विल बी सेम, ठीक है, ये इसका कहना है। तो थ्योरम का कहना क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीडी विल बी इक्वल टू द बेस बीडी अपॉन सीडी, ऐसा इसका कहना है। और यहाँ पर एक टर्म भी देख रहे हैं आप लोग, सीवीएन। तो सीवीएन का मतलब सिर्फ इतना सा है कि किसी भी ट्राइंगल में किसी एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड तक कोई भी लाइन खींच दो आप, ठीक है, एक वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पर कोई भी लाइन ड्रॉ करो तो उसको हम सीवीएन कहते हैं। यहाँ पर एडी को हम सीवीएन कह सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब ये क्या है चीज, ये समझ लेते हैं। जैसे ये ट्राइंगल एबीसी है तो इसका एरिया क्या होता, इस तरीके से हम इसका एरिया निकाल सकते थे क्या। एबीसी का एरिया क्या होता, एबीसी का एरिया होता हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस पूरा बीसी रहता और हाइट एच होती, सही है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं ए बी डी का एरिया, तो क्या ए बी डी का एरिया जो है वो हाफ इंटू बेस, और बेस क्या है मेरा बी डी, और हाइट तो वही है एच ही। इसी तरह मैं चाहता तो एरिया इसका भी निकाल सकता था, ए सी डी का, है ना, ए सी डी का एरिया, और वो क्या आता, हाफ इंटू बेस दैट इज सी डी। अब देखो हाइट, ट्राइंगल की हाइट जो है ना वो क्या होती है, उसके एक वर्टेक्स से उसका जो बेस है वहां तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। तो लेट से मैंने कोई एक ऐसा ऑब्ट्यूज ट्राइंगल बनाया और मैंने कहा कि आप तो इसकी हाइट बताओ यहाँ से, तो यहाँ से हाइट तो यही होगी ना, हाँ है ना। तो बात ये है कि हाइट जो है वो ट्राइंगल के बाहर भी हो सकती है, तो इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस वर्टेक्स फिक्स रहना चाहिए कि हाँ उसी वर्टेक्स से उस बेस तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसका भी हाइट एच रहेगा। तो अगर मैं इन दोनों का रेशो निकालने जाऊं तो क्या सेम हाइट और सेम हाफ से कैंसिल होने की वजह से एरिया का रेशो और बेस के रेशो के बराबर नहीं हो गया, बी डी बाई सी डी। सही बात है क्या। तो बस ये प्रॉपर्टी हमें ध्यान रखनी है कि किसी भी ट्राइंगल में कोई भी सीवीएन या कोई भी लाइन एक ड्रॉ कर रहे हो आप एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर, तो वो बेस को जिन दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है उनका रेशो और उनकी वजह से बने दो ट्राइंगल्स उनके एरिया का रेशो विल बी इक्वल। सही है, इस बात का हम यूज करेंगे आगे, ठीक है। नेक्स्ट बात है कि मीडियन जो होगा वो क्या करता है, मीडियन डिवाइड द ट्राइंगल इनटू टू इक्वल एरियाज। भाई अगर मीडियन होगा तो ट्राइंगल को दो इक्वल एरियाज में डिवाइड कर देगा। समझ लो जरा थोड़ा सा। जैसे मान लो अपने पास ये एक ट्राइंगल है कोई ए बी सी, और ए डी हमने बनाया है मीडियन। ए डी क्या है, मीडियन है, ए डी इज मीडियन, ठीक है। एडी अगर मीडियन है तो मीडियन का काम क्या होता है, मीडियन जो है जिस वर्टेक्स से निकल के जिस ऑपोजिट साइड पर जाती है उस साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, उस साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, ठीक है। तो क्या इसने बेस को बराबर बराबर कर दिया, है ना। तो अगर मैं ऐसे देखूं तो इसका बेस x है, इसका बेस भी x है। तो अभी अभी एडी को मीडियन ना देखकर सीवीएन की तरह अगर देखूं तो क्या मैं यूं कह सकता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी। भाई
इन दोनों के एरिया का रेशो जो है वो कितना होगा, एरिया का रेशो कितना होगा, इनके रेशो के बराबर, BD और CD के रेशो के बराबर, हाँ है ना, सही है। अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो BD और CD क्योंकि इक्वल होंगे, AD मीडियन था तो, ठीक है, x by x दैट इज 1, यस और नो। तो ABD और ACD के एरिया का रेशो जो है वो 1 आ गया। तो अगर मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ABD जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ACD के, हाँ या ना, सही है क्या, ABD जो है वो ACD के इक्वल हो जाएगा। और यही इस प्रॉपर्टी का कहना है। क्या कहना है इस प्रॉपर्टी का, कि अगर ट्राइंगल का मीडियन बना रहे हो तो मीडियन जो है ट्राइंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड करेगा। तो हम ये वही सीवियन वाली प्रॉपर्टी का यूज करके इसको भी साबित कर सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे इस पे ही बेस हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरीके से है कि प्रूव दैट मीडियंस डिवाइड द ट्राइंगल इनटू 6 इक्वल एरियाज। मीडियंस के हमारा मतलब है कि तीनों मीडियन जब बनाओगे, ठीक है, तो वो जो है ट्राइंगल को 6 इक्वल एरियाज में डिवाइड कर देंगे। ठीक है क्या, चलो देखते हैं जरा। ABC और लेट से AD इज द मीडियन और यहाँ से BE इज द मीडियन और इसी तरह यहाँ से एक मीडियन बना देते हैं CF। ठीक है, CF। तो ये तीनों हमारे क्या हो गए, मीडियन हो गए। ठीक है, AD, BE एंड CF, दीज आर मीडियंस। ये हमारे मीडियन हो गए। अब आप देख पा रहे हैं इनके 6 पार्ट्स हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 पार्ट हो गए क्या। और मीडियन का काम होता है सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करना, सही है। यानी ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा, हाँ या ना। क्या कोई दिक्कत है इस बात में, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। ठीक है, चलो इसको ऐसे देखते हैं जरा। अगर मैं इसको ऐसे देखूं तो क्या इस छोटे ट्राइंगल को भी देख सकते हैं, चाहे तो बड़े को भी देख सकते हैं ना। मतलब यूं देखो, अगर ABD का एरिया और ACD का एरिया दोनों इक्वल होंगे, या यूं कह लो इसका नाम रख देते हैं कुछ, है ना, G। ठीक है, इसका नाम क्या रख देते हैं, G। G जो होता है ना वो क्योंकि मीडियंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बना है तो इसका नाम होता है सेंट्रॉइड। ठीक है, इसका नाम हमें ध्यान रखना होगा, इसका नाम क्या होता है, सेंट्रॉइड। ठीक है, चलो अब इसकी वजह से GBD और GCD भी इक्वल एरिया के होंगे क्योंकि बेस इक्वली डिवाइडेड हो रहा है। तो मैं यूं कह सकता हूं इसका एरिया अगर x होगा तो इसका एरिया भी x होगा। सही बात है क्या। सिमिलरली मैं अगर इधर से देखूं तो इन दोनों का एरिया भी सेम होगा, अगर ये y होगा तो ये भी y होगा। सिमिलरली अगर मैं इन दोनों को देखूं तो ये भी तो z और z होंगे। चलो ठीक है, ये बात तो सही हो गई। ठीक है, तो इतना तो मुझे पता था कि इधर से इक्वल होंगे। अच्छा, एक और तरीके से देखते हैं इसको। भाई ये CF जो है, CF ये भी तो मीडियन है, मतलब CF मीडियन है तो CF के नीचे जो पोर्शन है ये आधा और ये आधा, ये भी तो इक्वल होने चाहिए। दैट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ कि Z प्लस 2x दिस विल बी इक्वल टू Z प्लस 2y, यस और नो। तो क्या मैं Z से Z कैंसिल करके x इक्वल टू वाई कह सकता हूँ, हाँ या ना। ठीक है, तो x और y इक्वल आ गए हैं भाई। ठीक है, तो आप y और x सेम ही है, मतलब ये और ये एरिया इक्वल है। ठीक है, अच्छा आप चाहते तो जैसे CF को देखा था वैसे BE को भी तो देख सकते थे, हाँ या ना। अगर BE को देखते तो BE के नीचे जो बना हुआ पोर्शन है x और y यानी 2x प्लस वाई, और BE के ऊपर जो पोर्शन है 2z प्लस वाई, ये भी तो इक्वल होना चाहिए। दैट मीन्स y से y तो गया, x इक्वल टू z आ गया। तो क्या x y के बराबर है और z के भी बराबर है, इट मीन्स x y और z सब बराबर हैं क्या, हाँ या ना। x y और z सब बराबर हैं, यानी ये x हो या y हो या z हो सब बराबर है, यानी ये 6 के 6 पोर्शन इक्वल होंगे कि नहीं। अगर आप इस सबको k का नाम दे दो तो यानी ये सारा का सारा एरिया, ये भी k, ये भी k, ये भी k, ये भी k,
है ना। ये 6 के 6 पार्ट्स इक्वल एरिया के हो जाएंगे कि नहीं, हाँ या ना बताओ, क्या इस बात में कोई दिक्कत है? तो इस तरीके से मैं प्रूव कर सकता हूं कि मीडियन जो है किसी ट्राइंगल को, सारे के सारे मीडियन, तीनों मीडियन बनाए तो तीनों मीडियन ट्राइंगल को 6 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और वो 6 के 6 पार्ट्स का एरिया जो है वो इक्वल रहता है। समझ गए क्या? आगे बढ़े, देखो जरा इस पर बेस्ड अपने पास एक और क्वेश्चन है, तो हम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। देखो क्वेश्चन ये है कि इस ट्राइंगल में AD BE और CF जो है ना, AD BE और CF ये तीनों क्या है, सीवियंस हैं। सीवियंस पढ़ा ही था हमने, है ना। हमें क्या दिखाना है, x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। x प्लस वाई मिसिंग है ना, ठीक है। तो आप वही सीधी सी बात है, सीवियन की प्रॉपर्टी क्या कहती थी? सीवियन की प्रॉपर्टी सीधी सी बात कहती थी कि आप बेस को जिस रेशो में डिवाइड करोगे ट्राइंगल का एरिया भी उसी रेशो में डिवाइड होगा, है ना, कहते थे ना। तो क्या मैं यूं कह सकता हूं ACF का एरिया अपॉन BCF का एरिया किसके बराबर होना चाहिए? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं AF अपॉन BF, हाँ है ना, क्योंकि ये CF एक सीवियन है और सीवियन है अगर, तो सीवियन का काम होता है ट्राइंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना। तो 2 पार्ट्स का एरिया और उसने जो बेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया उसका रेशो, दोनों के एरिया का रेशो और बेस का रेशो सेम होता है। यही हमने पहले थ्योरम में पढ़ा था। तो इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं, सही है क्या? क्या कोई दिक्कत है? ठीक है। अच्छा, मैं सिमिलरली यूं भी तो कह सकता हूं कि AF अपॉन BF जो है, AF अपॉन BF इस ये जो ट्राइंगल बना हुआ है इधर और ये जो ट्राइंगल बना हुआ है इधर, इसके बराबर भी तो होगा, इनके एरिया का रेशो भी तो सेम ही होगा। क्योंकि अगर मैं इस ट्राइंगल AGB को देखूं तो उसमें भी तो GF जो है वो क्या है, सीवियन है। तो क्या मैं इसको ऐसे कह सकता था कि ये खुद भी किसके इक्वल होना चाहिए, AGF के अपॉन ये क्या है, इसका नाम BGF। सही बात है क्या? मुझे साइड्स तो पता है नहीं वैसे भी, तो मैं इसका यूज तो कर नहीं पाऊंगा अभी डायरेक्ट। मैं इनका यूज करता हूँ एरिया का, क्योंकि ये सब जो पोर्शन लिए हो ना 84, ये सभी क्या है, एरिया है इन पार्ट्स के। तो अगर मैं देखूं तो ACF का एरिया विल बी 84 प्लस वाई प्लस 40, है ना, 84 प्लस वाई प्लस 40 डिवाइडेड बाय BCF का एरिया दैट इज 30 प्लस 35 प्लस एक्स, 30 प्लस 35 प्लस एक्स, दिस शुड बी इक्वल टू AGF। AGF का एरिया तो सीधा सीधा पता है ना 40 है, और BGF का एरिया भी पता है 30 है। तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 84 प्लस 40 120, 124 इंटू 3 372 प्लस 3y इक्वल टू 65 इंटू 4, 60 इंटू 4 240, 240 इंटू 20 240 प्लस 20 है ना, 260 हो जाएगा प्लस 4x। क्या इस बात में कोई दिक्कत है? ठीक है, इस 260 को इधर भेज दोगे तो ये हो जाएगा 272 में से 260 गया तो कितना आएगा, कितना आएगा 112 है ना, सही है 112, और ये हो जाएगा 4x माइनस 3y। तो क्या ये एक इक्वेशन बन गई मेरे पास? सही है। जैसे मैंने CF को सीवियन ट्रीट करके x और y में एक इक्वेशन बना दी, ऐसे ही मैं किसी और को भी सीवियन ट्रीट करके एक और इक्वेशन बना सकता हूँ ना। सिमिलरली मैं अगर AD को ले लूँ तो क्या मैं वही सेम कहानी करते हुए सीधा लिख दूँ कि इस पूरे का एरिया CD और इस पूरे का एरिया DB, मतलब ये एरिया का रेशो CD बाई DB आना चाहिए, हाँ या ना। यानी 84 प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन इधर पोर्शन क्या है 40 प्लस 30 प्लस 35, दिस विल बी इक्वल टू ये जो नीचे ट्राइंगल बना हुआ है इससे CGD और BGD इनका जो रेशो रहेगा एरिया का x बाई 35, दोनों इक्वली होने चाहिए। रीजन बीइंग क्योंकि इस बड़े ट्राइंगल ACD और ABD के एरिया का रेशो जो है CD बाई BD ही आना है, और इन दोनों के एरिया का रेशो भी CD बाई BD ही आना है। ठीक है, तो दोनों सेम ही तो आने हैं,
तो मैंने दोनों को इक्वेट कर दिया सीधा सीधा, जैसा कि यहाँ पर किया था। कोई दिक्कत है? ठीक है, तो ये कितना बन गया, ये तो ऊपर तो सेम ही रहेगा, 84 प्लस एक्स प्लस वाई। मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? चलो अभी कर देंगे, पहले देखते हैं कुछ कट जाए तो। ये कितना बन रहा है, 40 और 30 70 105 है ना, तो ये 105 हो गया। तो 35 की टेबल में आता होगा 105, आता है क्या? बिल्कुल आता है ना, 3 बार में। तो ये तो सिंपल ही हो गया, 84 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3x है ना, ये 3 होगा तो 3x। तो अगर मैं इन दोनों को उधर भेज दूं तो ये बन जाएगा 84 इक्वल टू 3x माइनस एक्स 2x माइनस वाई। सेकेंड इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व कर सकते हैं इजीली। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो y का कोफिशिएंट सेम बन जाएगा, या 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो x का कोफिशिएंट सेम बन जाएगा, एक ही बात है ना। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, है ना, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना बन गया, 168 इक्वल टू 4x माइनस 2y। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ना, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो जरा, 4x में से 4x कैंसिल, माइनस 2y माइनस 3y, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y ही आ जाएगा इधर तो। और इक्वल टू में 168 में से 112 घटाओगे तो 68 56 आ जाएगा क्या? हाँ, y की वैल्यू कितनी आ गई, 56। y 56 है तो यहां रखो 84 प्लस 56 है ना, 80 और 60 140 है ना, सही है। 140 अपॉन दिस, तो x विल बी 70, x 70 आ जाएगा। आपको x प्लस वाई बताना था 10, तो ये आ जाएगा 70 और 50 120, 126 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है इस बात में, बताओ? समझ गए क्या? वही सीवियंस की प्रॉपर्टी जो थी कि सीवियन जो है ट्राइंगल के एरिया को जो जिन रेशो में डिवाइड करता है वही सेम बेस का रेशो भी आता है। ठीक है, उस बात को यूज करते हुए हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपने पास थ्योरम जो है वो है सीवास थ्योरम। ठीक है, सीवास थ्योरम का क्या कहना है ये समझते हैं पहले ध्यान से। ठीक है, फिर इसके प्रूफ को भी देख लेंगे एक बार। सीवास थ्योरम का कहना है कि इफ पॉइंट डी ई एफ आर टेकन ऑन द साइड बी सी सी ए बी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी सो दैट द लाइन ए डी बी ई एंड सी एफ आर कंकरेंट। कंकरेंट का मतलब एक ही पॉइंट से पास करें, ओ से पास कर रहे हैं, है ना। तो बना लेते हैं एक बार। ठीक है, ये जैसे अपना ट्राइंगल है ए बी सी और डी ई एफ जो है बी सी सी ए बी पर है ना, बी सी पर है डी और सी ए पर है ई, है ना, और यहां पर कहीं एफ है। लेकिन ये इस तरीके से बने हैं कि ये तीनों कंकरेंट हैं, वो भी ओ से, है ना, ओ से पास करते हैं, तीनों एक ही कॉमन पॉइंट से पास करते हैं, तीनों एक ही कॉमन पॉइंट से पास करेंगे। क्या कोई दिक्कत है? ठीक है, क्लियर है। अगर कभी ऐसा होगा तो सीवियन यानी सीवास थ्योरम का कहना ये था कि बी डी बाई डी सी यानी यहां से देख सकते हो दिस बाय दिस, है ना, ये अपॉन ये इनटू, मतलब ये एक लाइन से चल रहा है, देख रहे हो ऐसे, इनटू ये अपॉन ये इनटू ये अपॉन ये। ऐसा अगर हम करेंगे तो ये पूरा 1 के इक्वल आएगा, ऐसा इनका कहना था। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरीके साइड्स का रेशो ही तो है। साइड्स का रेशो मुझे एरिया से मिल जाएगा क्या इजीली, तो एरिया से ले लेता हूं मैं सीधा सीधा। देखो मुझे बी डी बाई सी डी चाहिए, मान लो मुझे बी डी बाई सी डी चाहिए। ठीक है, तो बी डी बाई सी डी निकालने के लिए मैंने देखा बी डी अपॉन सी डी, तो एक सीवियन है ए डी अगर एक सीवियन है तो मैं यहाँ से ए बी डी का एरिया ले लूँ और ए सी डी का एरिया ले लूँ तो बी डी बाई सी डी मिल जाएगा, हाँ है ना। तो चलो ले लेते हैं। तो मैंने क्या देखा, मैंने लिया एरिया ऑफ ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ए सी डी, है ना, ये मेरे किसके इक्वल होगा, बी डी बाई सी डी के।
अच्छा बी डी बाई सी डी खाली इससे ही थोड़ी मिल सकता था, यहाँ से भी तो मिल सकता था बी ओ डी और सी ओ डी से, हाँ है ना भाई। बी ओ डी का एरिया लोगे और सी ओ डी का एरिया लोगे तो उसमें भी तो बेस बी डी और सी डी में ही डिवाइड हो रहा है, हाँ है ना। तो ये भी तो ले सकते थे, सही है क्या, ठीक है चलो ठीक है। अब मैं क्या करता हूं इसमें, आप एक बात बताओ, क्या इस बी ओ डी और सी ओ डी को जोड़ दें तो ये पूरा बी ओ सी नहीं बन जाएगा, हाँ या ना, बन जाएगा क्या, सही है क्या, बन जाएगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इनको ऐड करता हूँ, अगर मैंने ऐड किया तो ये बन जाएगा बी ओ सी, और ऊपर वाले ए बी डी और उसको ऐड किया तो क्या बन जाएगा, ए बी डी और ए सी डी को ऐड किया तो पूरा ट्राइंगल आ जाएगा, है ना, सही है क्या। चलो एक काम करते हैं। अच्छा यहाँ पर इससे पहले ना एक प्रॉपर्टी सिखा देता हूँ मैं, कि अगर कभी ये रेशो प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी है, ए बाई बी किसी सी बाई डी के इक्वल है ना, तो ए प्लस सी अपॉन, मतलब इन दोनों को ऐड करो, बी प्लस डी, ये भी ए बाई बी या सी बाई डी के इक्वल आएगा, ठीक है। ये समझ रहे हो, आप चाहो तो समझ सकते हो कैसे, अगर मान लो इसको मैंने के कह दिया तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ ए को आप बी इंटू के लिख सकते हो और सी को डी इंटू के लिख सकते हो, हाँ या ना। मतलब इन दोनों का रेशो अगर कुछ आ रहा होगा के लेट से, तो यही मतलब है ना, ए बी के होगा और सी डी के होगा। तो अगर मैं यहाँ पर रख के देखूँ एक बार इसमें, तो ए की जगह मैं बी के रख सकता हूँ और सी की जगह डी के रख सकता हूँ। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो के कॉमन है और बाकी सेम है, आप देख पा रहे हो। तो क्या इसका रेशो भी के ही नहीं आ गया। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर दो रेशो सेम है तो आप दोनों के न्यूमरेटर्स को ऐड कर सकते हो, डिनोमिनेटर को ऐड कर सकते हो, उनका रेशो भी सेम आता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं चाहूँ तो ए बी डी और बी ओ डी को ऐड कर सकता हूँ, या ए सी डी और इनको ऐड कर सकता हूँ, हाँ है ना, क्या कोई दिक्कत है। तो अगर मैं ए बी डी को किसके साथ ऐड करूं, ए बी डी को किसके साथ ऐड करूं, ए बी डी को इसके साथ ऐड कर देंगे तो बात बन जाएगी क्या, नहीं नहीं नहीं। अच्छा ऐसा भी तो कर सकते थे, सब्ट्रैक्ट, है ना, क्योंकि देखो ये तो नीचे है ना, ये तो डायरेक्ट ऐड होगा ही नहीं ना, ऐड तो इसको इसके साथ होना है। तो ए बी डी को बी ओ डी से ऐड कर दूंगा अगर, तो बात ही नहीं बनेगी। अच्छा तो एक काम करते हैं ना, ऐसे देखो ना इसको, ये पूरा ए बी डी था और ये वाला नीचे बी ओ डी था, है ना। अगर मैं इसको ऐसे देखूं तो ये जो था ये कैसा था, ये था ये, है ना। इसमें से अगर मैं क्या हटा दूं, ये वाला पोर्शन हटा दूं, दैट इज बी ओ डी, है ना, बी ओ डी वाला पोर्शन हटा दूं तो ए ओ बी बचेगा। इसी तरह अगर मैं जो दूसरी तरफ था, ये जो था, है ना, क्या नाम था इसका, एसीडी, एसीडी में से अगर सीओडी वाला पार्ट हटा दूं तो क्या बचेगा, यही बचेगा ना, एओसी, सही है क्या। तो सब्ट्रैक्ट पे भी सेम रूल लगता है कि अगर ये दो रेशो सेम है तो दोनों को ऐड करें तो भी सेम आता है और सब्ट्रैक्ट करें तो भी सेम आता है ना। तो सब्ट्रैक्शन से बात हमारी बन जाएगी, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या मिलेगा वो समझना। तो हमें मिलेगा ए बी डी था, ए बी डी में से बी ओ डी माइनस कर दिया, ठीक है, और इधर ए सी डी में से सी ओ डी माइनस कर दिया, और ये दोनों अभी भी सेम ही रहेंगे जो पहले थे, बी डी बाई सी डी, हाँ है ना। तो ए बी डी में से बी ओ डी माइनस करने पे मुझे मिल गया था, ए बी डी में से बी ओ डी माइनस करने पे ए ओ बी मिल गया था और उधर ए ओ सी मिल गया था, ठीक है, ए ओ बी और ए ओ सी, सही है क्या, ठीक है, ये मिल गया मुझे। अब आप इसको ध्यान से देख लो कि भाई बी डी और सी डी का जो रेशो है वो किसके बराबर है, इसके साथ जो ट्राइंगल बना है उसको छोड़ के जो बाकी के बने हुए हैं एओबी और एओसी के रेशो के बराबर है। तो क्या अगर मैं इधर से सीई और एई चाहता तो ये बेस पर जो बना ट्राइंगल है एओसी, इसको छोड़कर बीओसी का रेशो
अपॉन AOB का रेशो आता कि नहीं, सेम तरीके से मैं प्रोसीड करता तो लाता ना मैं, तो मैं लिख देता हूं कि सिमिलरली मैं ये काम कर सकता था कि क्योंकि मुझे चाहिए था अब CE और AE का रेशो, CE और AE का रेशो चाहिए था मुझे, है ना, यहां से, तो CE और AE का रेशो सेम हिसाब से मैं करूंगा तो AOC छूट जाएगा, CE के सामने जो है BOC और AE के सामने जो है AOB के बराबर आ जाएगा। सेम काम करके सबट्रैक्ट करने के बाद हम यहां पहुंच जाते, ठीक है। तो ये आता BOC अपॉन AOC, है ना, शायद एक बार देख लेते हैं क्या नाम था इसका, AOB, है ना, AOB था सेकंड। सिमिलरली अब इसको देखें एक बार, AF अपॉन FB, तो AF अपॉन FB चाहिए होगा तो AOB छूट जाएगा और बनेगा क्या, AOC अपॉन BOC, सही है। तो ये बन जाता, मुझे चाहिए था अब AF अपॉन BF या FB, तो ये बनता मेरा AOB छूट जाता, AOC, ठीक है, बाय BOC, सही है क्या, AOC बाय BOC, ठीक है। अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि मुझे इन तीनों का प्रोडक्ट ही तो चाहिए था, तो मल्टीप्लाई किया अगर 1, 2 और 3 को, तो ये क्या बन जाता, देखो इधर तो जो चाहिए वही मिल जाता, जो चाहिए था अपने को वो मिल जाता ना, VD बाय CD इंटू CE बाय AE, CE बाय AE इंटू AF बाय FB, AF बाय FB। और इधर आप देखो ना, मल्टीप्लाई करोगे तो देखो एक बार AOC नीचे ऊपर है कट जाएगा, एक बार BOC ऊपर है एक बार नीचे कट जाएगा, AOB ऊपर है एक बार AOB नीचे तो कट जाएगा, तो ये तो 1 ही आएगा ना, ठीक है। तो यही अपना रिजल्ट है जो कि हमें ध्यान रखना है कि अगर ये सीवियंस हैं तो इस तरीके से अगर हम चलें एक लाइन से, BD बाई CD फिर CE बाई AE फिर AF बाई FB, इन सब का प्रोडक्ट जो रहेगा रेशो का वो बनाएगा हमेशा, ये सीवास थ्योरम का कहना है। क्लियर है क्या, आगे बढ़ते हैं, है ना। ये बात भी ध्यान रखेंगे, इसका कन्वर्स है, वो क्या कहता है, कन्वर्स का कहना इतना सा है कि अगर वो रेशो जो हम निकाल रहे थे बाद में उनका प्रोडक्ट 1 है, इसका मतलब वो तीनों लाइन कंकरेंट ही रही होंगी, है ना। पहले क्या कहना था, अगर वो तीनों लाइन कंकरेंट है तो ये होगा, अब ये कह रहा है अगर ऐसा है तो लाइंस कंकरेंट ही होंगी, सही है क्या, ये बात भी हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरीके से है कि DEF, है ना, DEF जो है वो 3 पॉइंट है इन पर ABC पर रिस्पेक्टिवली, और ये कंकरेंट भी हैं, कैसी हैं, कंकरेंट भी हैं। तो आपको यहाँ पर चाहिए क्या है वो देख लो, OD बाई AD, एक बार डायग्राम बना लेते हैं ना, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। कि अपने पास कह रहा है कि अगर एक ट्राइंगल ले रहे हो, ठीक है, ABC और इसमें DEF BC CA AB पर है ना, वही DEF है यहाँ कहीं, DE, है ना, और यहाँ कहीं F है, तो ये AD, ये BE और ये CF जो है ये कंकरेंट है, ठीक है, ये सब कंकरेंट है, ऐसा हमें दिया गया है। तो अब मुझे प्रूफ क्या करना है, फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में मुझे प्रूफ करना है कि OD बाई AD, OE बाई BE, OF बाई CF, एक बार देख लें। OD, O पॉइंट पे कंकरेंट थे, OD बाई AD पूरा, फिर OE बाई BE पूरा, फिर OF बाई CF पूरा, है ना, इनका ही तो रेशो चाहिए, तो एक एक करके निकालते हैं तीनों को, ठीक है। तो चलो सबसे पहले तो OD बाई AD ढूंढते हैं ना, सबसे पहले तो हम OD बाई AD ढूंढते हैं। तो OD बाई AD, देखें जरा OD कहाँ है, ये रहा OD और ये पूरा AD। तो अगर मैं एरिया का रेशो ढूंढने की कोशिश करूं तो साइड्स के रेशो के हिसाब से एरिया बढ़ता है ना,
तो ये OD लोगे तो OD पर बना हुआ ट्राइंगल क्या है, OBD भी है और OCD भी है। तो आप चाहो तो यहां से OBD है ना, पर फिर उसके साथ AD ले रहे हो तो AD के रिस्पेक्ट में कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, ABD बन रहा है ना, ABD। और अगर दूसरी तरफ देखते, इस तरफ देखते, तो यहां पर OD के रिस्पेक्ट में OCD बना सकते थे और AD के रिस्पेक्ट में ACD भी बना सकते थे, सही है। तो हम चाहते तो इसको OCD और ACD के एरिया के रेशो के बराबर भी लिख सकते थे। क्लियर है। अब एक बार इनको देखते हैं। अब देखो OBD और OCD, OBD OCD ये दोनों हैं, अगर इनको जोड़ दें तो क्या ये AO BOC नहीं बन जाएगा, और इन दोनों को जोड़ दें तो अब जो हम पिछले वाले में सोच रहे थे ABD और ACD को जोड़ के ABC बन जाएगा, क्या बना सकते हैं इनको जोड़ के, तो जोड़ दो, है ना। रेशो वाली प्रॉपर्टी है ये। रेशो की प्रॉपर्टी सीधा सीधा कहती है कि अगर कोई दो रेशो इक्वल हैं तो उनका सम भी उन्हीं के रेशो के बराबर आएगा। तो इन दोनों को ऐड किया मैंने, क्या बन गया है, OBD प्लस OCD, ठीक है। और यहां पर क्या बन गया, ABD प्लस ACD, ठीक है। OBD और OCD मिलकर BOC बना रहा है ना, ये बना रहा है BOC, और ये नीचे ABD और ACD मिलकर ABC बना रहा है, ठीक है। चलो ये तो मिल गया OD बाई AD, ठीक है। इसी तरह दूसरा वाला निकालते हैं। दूसरा वाला क्या था, दूसरा वाला था OE बाई BE, है ना, OE बाई BE। तो देखो जरा समझो, OE बाई BE को एक बार समझ लेते हैं। इससे बहुत इजीली कंपेयर किया जा सकता है इसको, है ना। OD बाई, जब OD अपॉन ये पूरा निकालना था तो हमने क्या लिखा है, देखो जब सिर्फ नीचे वाला निकालना था तो हमने नीचे वाले का एरिया रखा है, और पूरा निकालना था तो हमने पूरे का एरिया रखा है क्या, बस यही समझना है मुझे। तो अगर इस केस में करूंगा तो OE के हिसाब से नीचे वाला यानी AOC, और पूरे के हिसाब से ABC। तो ठीक है, डायरेक्ट लिख दूं, तो डायरेक्ट लिख देता हूं, यहां पर AOC आ जाएगा और यहां पर ABC आ जाएगा, क्या कोई दिक्कत है। इसी तरह मुझे चाहिए रहेगा बाद में OF और पूरा FC, OF अपॉन FC। तो सेम काम, OF के हिसाब से AOB और पूरे के हिसाब से ABC, AOB और पूरे के हिसाब से ABC। और मुझे तीनों का सम चाहिए था, तो तीनों को जोड़ देते हैं, है ना। ऐड 1 2 एंड 3। तो अगर मैं तीनों को जोड़ूंगा तो इधर तो जो चाहिए मिल ही गया, OD बाई AD प्लस OE बाई BE प्लस OF बाय CF। और इधर अगर आप देखो तो तीनों का डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर BOC AOC AOB, BOC AOC AOB तीनों मिलके ABC नहीं बना देंगे, बताओ। तो ABC बाय ABC करोगे तो 1 आ जाएगा, और ये हमारा प्रूव हो गया फर्स्ट पार्ट। क्या कोई दिक्कत है। इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं, और प्रॉपर्टी की तरह भी ध्यान रख सकते हैं इसको कि भाई अगर ये CVN एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो ये नीचे वाला पार्ट और पूरा, नीचे वाला पार्ट यानी छोटा पार्ट और पूरा, छोटा पार्ट और पूरा, इनका रेशो का सम हमेशा 1 आता है, ठीक है। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है अब AO बाई AD, AO बाई AD एक बार देखें क्या, AO फिर पूरा, है ना, और इसी तरह BO फिर पूरा, ऐसे कह रहा है वो, है ना। तो इस बार अब बड़ा पार्ट और पूरा, बड़ा पार्ट और पूरा ऐसे कह रहा है ना, इनके रेशो का सम मांग रहा है। तो एक बार लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं उसके, है ना, उसके लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं। भाई लेफ्ट साइड को डायरेक्ट सॉल्व कर सकता हूं अब तो मैं बहुत इजीली, AO बाई AD BO बाई दिस एंड CO बाई CF, है ना, AO बाय AD BO बाय BE
CO बाय CF। तो क्या मैं AO को AD माइनस OD लिख सकता हूं, है ना, क्योंकि OD बाय AD मैंने निकाल लिया है, OD बाय AD मैंने निकाल लिया है ना। तो मैं इस AO को मैंने क्या लिख दिया, AO को मैंने लिख दिया AD माइनस OD, है ना, AD माइनस OD। इसी तरह मैं इसको BO को भी तो लिख सकता था सेम, क्या लिख सकता हूं, BO को मैं लिख दूंगा BE माइनस OE। इसी तरह मैं चाहूं तो CO को भी लिख सकता हूं, CO को मैं क्या लिख सकता हूं, CF माइनस OF, CF माइनस OF। सही है क्या? अगर मैं इन सबको सेपरेट कर दूं तो AD बाई AD 1 माइनस OD बाई AD, BE बाई BE 1 माइनस OE बाई BE, CF बाई CF 1 माइनस OF बाई CF। तो क्या 1 1 1 मिलके 3 बन गया, और अगर यहां से माइनस कॉमन ले लें तो OD क्या बन गया, ये OD बाई AD प्लस OE बाई BE प्लस OF बाई CF। क्या ये वही नहीं है जो मैंने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया है? क्या ये वही नहीं है जो मैंने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया? देखो इसकी वैल्यू 1 थी तो 3 माइनस 1 2, और यही हमें करना था कि दिस विल बी इक्वल टू 2। क्या कोई दिक्कत है? इस तरीके से हम इसको बहुत इजीली प्रूव कर सकते थे। सही है, आगे बढ़ते हैं। तो इससे रिलेटेड हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि समझते हैं इसको पहले। तो क्या है ये, एक ट्राइंगल है ABC, है ना, अपने पास एक ट्राइंगल है ABC, और ABC ट्राइंगल में मुझे क्या दिया हुआ है, A डैश B डैश C डैश जो है वो BCCA AB पर है, BCCA, अच्छा A डैश यहाँ है और B डैश यहाँ है और C डैश यहाँ कहीं है रिस्पेक्टिवली, गिवन दैट A डैश B डैश C डैश आर कंकरेंट एट O, है ना। अच्छा ये कंकरेंट है फिर से, ठीक है, चलो कंकरेंट कर देते हैं इन सबको, O पर कर दिया कंकरेंट। अब मुझे क्या करना है, AO अपॉन OA डैश BO अपॉन BO डैश CO अपॉन CO डैश 92 है, ठीक है, ये मुझे गिवन है। तो मुझे ये इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है ना। अच्छा सम गिवन है और इसी चीज का प्रोडक्ट फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो थोड़ा देखें जरा इसको कैसे कर सकते हैं। तो पहले एक काम करते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं, AO और OA डैश। अच्छा इस बार जो बेस है वो एक तरीके से AO और OA डैश है ना। तो मैं वही काम करूंगा पहले वाला, AO से रिलेटेड ट्राइंगल क्या बन रहा है, AOB बन रहा है क्या, है ना। हाँ तो मैं AO अपॉन क्या नाम है इसका, OA डैश, इसके साइड्स का जो ये जो बेस का रेशो है वो इनसे बने ट्राइंगल्स का रेशो के बराबर ही होगा, एरिया के रेशो के बराबर होगा। दैट मीन्स AOB और A डैश OB, AOB अपॉन A डैश OB, सही है। और मतलब अगर मैं चाहता तो इसको इस तरफ भी तो देख सकता था, तो मैं AOC और A डैश OC भी लिख सकता था, है ना, AOC अपॉन A डैश OC भी लिख सकता था, सही है। अच्छा देखो जरा, A डैश OB को अगर मैं देखूं और A डैश OC को देखूं तो दोनों अगर जुड़ गए तो क्या BOC बना लेंगे, हाँ है ना। तो रेशो अगर दो पार्ट्स का इक्वल है तो उनके न्यूमरेटर्स को ऐड करें और डिनोमिनेटर्स को भी ऐड करें तो जो रेशो आता है वो सेम ही रहता है, ये बात हम पढ़ चुके हैं। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो क्या ही दिक्कत होगी कि इनको ऐड कर दिया, तो आप ही बताओ, AOB और AOC ऐड होके डायरेक्ट कुछ तो बना नहीं रहे वैसे, तो इनको ऐसे ही रहने देते हैं चलो। और यहाँ पर ये क्या बना लेगा लेकिन, BOC, सही बात है क्या, ठीक है। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन देखता हूँ, अब थोड़ा सा इससे कंपेयर करते हैं ताकि बाकी की चीजें इजीली आ जाएं, ठीक है। देखो
ये इसके बराबर है, AO और OA डैश। तो एक बार देखना जरा, AO था तो इसके इधर AOB बन गया, AOC बन गया उसका सम, और OA डैश था तो इसके इधर ये और ये इनका सम, यानी ये पूरा BOC बन गया। तो सिमिलरली अगर मैं BO और OB डैश लेता तो क्या बनता, BO लेता तो BO के साथ में कौन बना है, AOB और BOC, इसका सम आता और नीचे AOC आता कि नहीं आता, तो लिख देता हूं मैं OB अपॉन OB डैश, ये आता किसके इक्वल, ये आता AOB और BOC का सम, AOB और BOC का सम अपॉन नीचे OB डैश के साथ में इधर वाला और इधर वाला, ये दोनों ऐड होके क्या बना लेते, AOC बना लेते, है ना। ठीक है, सिमिलरली मैं थर्ड वाला भी निकाल ही लेता। थर्ड क्या था मेरे लिए, CO और CO डैश, है ना, CO और CO डैश, वो भी इस हिसाब से बढ़ता। देखो CO लेते तो CO से बना ट्राइंगल क्या बनता है, COA या AOC, और इधर BOC, तो AOC प्लस BOC आता, AOC प्लस BOC आता, और नीचे CO डैश से कौन सा बनता, इधर और इधर वाला मिलके AOB। ठीक है, अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूं तो बात बन जाएगी। मल्टीप्लाई तो करने को कहा गया है, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा ना, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना। तो मैं काम करता हूँ थोड़ी देर के लिए ऐसा कुछ कर लेता हूँ कि इनको कुछ कुछ लेट कर लेता हूँ, है ना, इनको कुछ कुछ लेट कर लेता हूँ कि यही तीनों तो हैं, AOB BOC और AOC, यही तीनों तो हैं। तो एक काम करता हूँ, AOB को कुछ मान लेता हूँ X, BOC को कुछ मान लेता हूँ Y, और AOC को कुछ मान लेता हूँ Z, है ना, ताकि बार बार मुझे इतना बड़ा बड़ा ना लिखना पड़े। ठीक है, तो ऐसा मैं मान लेता हूँ और मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो चलो करते हैं जरा। तो लेफ्ट साइड तो सीधा सीधा ये आ जाएगा जो चाहिए, है ना। ठीक है, लेफ्ट साइड तो यही रहेगा ना। ठीक है, हाँ ठीक है। अब राइट क्या होगा, देखो X Z और Y, X प्लस Z अपॉन Y। ठीक है, X प्लस Z अपॉन Y इंटू X प्लस Y अपॉन Z, है ना, X प्लस Y अपॉन Z इंटू ये क्या रहेगा, Z प्लस Y अपॉन X, है ना, Z प्लस Y अपॉन X। ठीक है, तो अब करते हैं मल्टीप्लाई। तो अगर मल्टीप्लाई करें तो नीचे तो सीधा सीधा दिख गया XYZ आएगा, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करते हैं ना। ठीक है, करते हैं, पहले दो को कर लेते हैं फिर तीसरे को कर देंगे। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर XY ZX ZY। ठीक है, अब इसको इससे कर देंगे, है ना। चलो कर देते हैं, एक्स स्क्वायर Z प्लस एक्स स्क्वायर Y प्लस XYZ प्लस XY स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर X प्लस ZXY या XYZ, है ना, Z स्क्वायर Y प्लस ZY स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत है इस बात में? ठीक है, यहां तक सब ठीक है। अब देखो जरा, हम एक काम करते हैं, इनमें से कुछ कुछ जो भी कॉमन मिलता है वो ले लेते हैं ना, कॉमन मिलता है वो ले लेते हैं। तो अगर मैं देखूं तो एक्स स्क्वायर वाई और एक्स वाई स्क्वायर में एक्स वाई कॉमन लिया जा सकता है, तो क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई बचेगा क्या, हाँ है ना। ठीक है, इसी तरह एक्स स्क्वायर जेड और जेड स्क्वायर एक्स में एक्स जेड कॉमन लिया जा सकता है, तो क्या बचेगा, एक्स प्लस जेड। इसी तरह अपना ये जो पार्ट है कौन सा, ये दोनों, इन दोनों में भी कॉमन लिया जा सकता है वाई जेड,
तो क्या बचेगा y प्लस जेड, और वो तो 2xyz हो ही गया है ना, xyz और xyz 2xyz हो ही गया अपॉन में xyz। तो अब अगर मैं इन सबको सेपरेट कर दूं, तो ये इसके नीचे आएगा, तो ये x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन एक्स वाई जेड क्या बनेगा, z कट जाएगा ना एक्स वाई, तो इसको इससे सेपरेट करेंगे तो x प्लस जेड अपॉन एक्स जेड कट के y प्लस जेड वाई जेड करके x प्लस 2xyz अपॉन xyz 2। तो क्या ये चीज जो है x प्लस वाई अपॉन जेड और ये सब चीजें आप देखो ना ध्यान से, x प्लस वाई अपॉन जेड, एक्स प्लस जेड कहाँ गया, एक्स प्लस जेड कहाँ गया, एक्स प्लस जेड अपॉन वाई, एक्स प्लस वाई अपॉन जेड, जेड प्लस वाई अपॉन एक्स, ये सेम ही नहीं है। सही बात है क्या, ये यही तो चीजें हैं और इन सब का सम ही तो है ये, और इन सब का सम तो मुझे गिवन था 92, हाँ है ना। तो मैं यहाँ पुट कर दूं सीधा 92 प्लस 2 दैट इज 94 है ना। तो इसका जो रेशो है वो कितना आ जाएगा, इनके प्रोडक्ट का, इनका प्रोडक्ट जो है वो कितना आ जाएगा 94 आ जाएगा। समझ गए क्या। तो आई होप ये सभी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी है ना, सीवास थ्योरम और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।